हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज की इस वीडियो में हम लोग 15 से लेकर 21 सितंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। और बीच में एक क्वेश्चन हम लोगों ने जीडीपी प्रेडिक्शन वाला लिया है जो कि लेटेस्ट और रिवाइज्ड है और जो 25 तारीख यानी कि जो कल हमारा एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हालांकि 14-15 सितंबर से आगे तक का नहीं पूछा जाएगा, ऐसे चांसेस बहुत कम ही होते हैं कि एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले की चीज़ें पूछी जाएँ, लेकिन फिर भी हम लोग सेफर साइड को लेते हुए आज हम लोग 21 तारीख तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं जिसके आंसर्स अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आंसर आप लोगों को यहाँ पर बताया जाएगा। बीच में एक क्वेश्चन हम लोग जीडीपी प्रेडिक्शन वाला करेंगे, उसको आप लोग अपडेटेड है, उसको जहाँ पर भी आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा इससे पहले जो जीडीपी वाला वीडियो आया हुआ था उसको देखने के बाद में अगर आप लोगों ने कहीं नोट डाउन किया हुआ तो नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बाकी अभी शाम में हम लोग जो है लाइव आ ही रहे हैं, तो आप लोग लाइव आइए। और एग्जाम से पहले का एक लाइव रहेगा हमारा, ये कल हम लोगों को एग्जाम है तो उससे पहले की एक नॉर्मल लाइव हम लोग यहाँ पर करेंगे। कोई भी पढ़ाई की बातें वहाँ पर नहीं होगी, नॉर्मल डिस्कशन होगा उस लाइव में, ठीक है ना, जस्ट फॉर प्रेशर रिलीज, थोड़ा सा रिलैक्स फील करें हम लोग, नॉर्मल इसी तरीके से एक नॉर्मल कन्वर्सेशन वहाँ पर होगा। तो जो लोग वीडियो को भी देख रहे हैं आप लोग वहाँ पर आकर लाइव में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आज जो ये वीडियो रहेगा 15 से 21 तक की चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और 14 तक हम लोगों ने जो है लगभग 43 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हुए थे। तो आज के वीडियो का पहला और सितंबर मंथ का 44वां क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। इसमें बोला गया है, व्हाट इज द थीम ऑफ द थर्ड कोहॉर्ट अंडर द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स रिसेंटली अनाउंस्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित नियामक सैंडबॉक्स के तहत तीसरे समूह का विषय क्या है, थीम इसमें पूछी गई है। ठीक है ना, इसमें क्या पूछी गई, थीम पूछी गई, और जो थीम हो जाएगी उसकी थीम हो जाएगी एमएसएमई लैंडिंग, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एमएसएमई लैंडिंग इसकी थीम हो जाएगी। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा चीज़ों को एक्सटेंड करेंगे हम लोग। आरबीआई ने अभी हाल ही में रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंडर तीसरे कोहॉर्ट के ओपनिंग का अनाउंसमेंट किया हुआ है जिसकी थीम जो है वो एमएसएमई लैंडिंग रखी गई है। ठीक है, और जो है ये मतलब एक ड्यूरेशन दिया गया है इसके लिए 1 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक। मैं लिख दे रहा हूँ, ये 1 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर, ठीक है ना, 1 अक्टूबर से लेकर 2021, 1 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर 2021 तक के बीच में जो भी एलिजिबल एंटिटीज़ होंगी वो अपना एप्लीकेशन इस कोहॉर्ट के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकेंगे। ठीक है ना, और ये कौन सा कोहॉर्ट है, थर्ड कोहॉर्ट है। अगर यहाँ पर थर्ड कोहॉर्ट की बात, पिछली बार यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है ना, पिछली बार यहाँ से स्केल 2 में थर्ड कोहॉर्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट भी बनता है, तो ध्यान से सुनो आप लोग। ये जो अभी कोहॉर्ट है ये थर्ड कोहॉर्ट है, और अगर हम लोग फर्स्ट कोहॉर्ट की बात करें तो वो कब हुई थी, नवंबर 2020 में। ठीक है ना, फर्स्ट कोहॉर्ट जो है वो नवंबर 2020 में हुई थी। सेकंड कोहॉर्ट, उसकी थीम क्या थी, फर्स्ट कोहॉर्ट जो है नवंबर 2020 में हुई थी और उसकी थीम जो थी रिटेल पेमेंट। ठीक है ना, उसकी थीम थी रिटेल पेमेंट्स। ठीक, रिटेल पेमेंट्स उसकी थीम थी। और सेकंड कोहॉर्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो दिसंबर 2020 में हुई थी, यानी कि नवंबर और दिसंबर में फटाफट हो गई थी, नवंबर 2020 और दिसंबर 2020। दिसंबर 2020 में सेकंड कोहॉर्ट हो गई थी और उसकी थीम क्या थी, सेकंड कोहॉर्ट की थीम थी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। ठीक ना, सेकंड कोहॉर्ट की थीम थी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। थर्ड कोहॉर्ट क्या है, ये थर्ड कोहॉर्ट की थीम क्या है, एमएसएमईज लैंडिंग। ठीक, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, तो ये मतलब आप लोग ध्यान से इसको सुनते रहिएगा। और यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। हालांकि हम लोगों ने इसको पहले भी पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग यहाँ से इसे जान लेते हैं कि क्या होता है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। ठीक है, तो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट के कंट्रोल में किसी भी नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की लाइव टेस्टिंग की जाती है इस रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है एमएसएमई लैंडिंग इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ मेनी मर्चेंट बैंकर्स हैव रिसेंटली बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर मैनेजिंग द आईपीओ ऑफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एलआईसी होगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप लोग अवॉइड करिएगा। बीमा निगम, ठीक है, एलआईसी के आईपीओ के प्रबंधन के लिए भारत सरकार द्वारा हाल ही में कितने मर्चेंट बैंकरों को नियुक्त किया गया है, ये इसमें पूछा गया। ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा 10 मर्चेंट बैंक। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर बी 10 इसका आंसर हो जाएगा। 10 मर्चेंट बैंकर्स को जो है 10 मर्चेंट बैंकर्स को अपॉइंट किया गया है। एलआईसी के आईपीओ को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में 10 मर्चेंट बैंकर्स को अपॉइंट किया हुआ है। ठीक है ना, और जनवरी से लेकर मार्च 2022 तक के बीच में एलआईसी का आईपीओ लॉन्च होगा। अभी जो 2022 आने वाला है, जनवरी से लेकर मार्च 2022, इस ड्यूरेशन के बीच में एलआईसी का आईपीओ लॉन्च होगा। एलआईसी का चेयरमैन एमआर कुमार जी हो जाएंगे। नेक्स्ट
In order to ease cross-border payments between India and Singapore, the Monetary Authority of Singapore (MAS) and which Indian organization has announced a project to link UPI and Pay Now by July 2022? भारत और सिंगापुर के बीच सीमा पार से भुगतान को आसान बनाने के लिए सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण और किस भारतीय संगठन ने जुलाई 2022 तक यूपीआई और पे नाउ को जोड़ने के लिए एक परियोजना पर घोषणा की है? ये डेडलाइन याद रखना आप लोग, जुलाई 2022। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है और इसका जो आंसर होगा आरबीआई ऑप्शन नंबर है। आरबीआई ऑप्शन नंबर है, ठीक है ना। मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर और आरबीआई ने जो है एक एमओयू साइन किया हुआ है, एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं, जिससे कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए, ठीक है, यूपीआई और पे नाउ को जो है मतलब इसको जो है मतलब मर्ज कर दिया जाए, इसको लिंक कर दिया जाए, ठीक है। मर्ज नहीं कर दिया जाए, लिंक कर दिया जाए, सही टर्मिनोलॉजी होगी इसकी, ठीक। आरबीआई इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर हैं और आरबीआई के चारों डिप्टी गवर्नर का नाम आप लोग कमेंट कर बता दो। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ मच मॉनेटरी पेनल्टी हैज़ बीन रिसेंटली इम्पोज्ड बाय द आरबीआई ऑन द सूरत गुजरात बेस्ड कोसांबा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक्स? हाल ही में आरबीआई द्वारा सूरत गुजरात स्थित कोसांबा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है, ये इसमें पूछा है। 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी 1 लाख रुपए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडियाबुल्स कॉमर्शियल क्रेडिट एंड इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हैज़ रिसेंटली साइंड ए स्ट्रेटेजिक को-लेंडिंग अलायंस विद व्हिच बैंक फॉर एमएसएमई एंड प्रायोरिटी सेक्टर हाउसिंग लोन्स? इंडियाबुल्स कॉमर्शियल क्रेडिट और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने हाल ही में एमएसएमई और प्राथमिकता क्षेत्र के आवास ऋण के लिए किस बैंक के साथ में एक रणनीतिक सह उधार गठबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पंजाब एंड सिंध बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पंजाब एंड सिंध बैंक इसका आंसर हो जाएगा। 1 लाइनर क्वेश्चन है, सीधे पढ़ो और आगे बढ़ो, इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। व्हिच बैंक हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद स्कॉट्स लिमिटेड स्कॉट्स एग्री मशीनरी टू ऑफर फाइनेंशियल सर्विसेज टू फार्मर्स? किस बैंक ने हाल ही में किसानों को वित्तीय सेवाएं देने के लिए स्कॉट्स लिमिटेड के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडसइंड बैंक, ऑप्शन नंबर डी। इंडसइंड बैंक, ऑप्शन नंबर डी। इन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर, टैगलाइन, एमडी और सीईओ, एटलीस्ट इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, which bank has recently launched UniTransact to unify all cross-border transactions at a single point and provide seamless transactions facilities? किस बैंक ने हाल ही में एक ही बिंदु पर सभी सीमा पार लेन देन को एकीकृत करने और निर्बाध लेन देन सुविधाएं प्रदान करने के लिए यूनिट्रांजैक्ट लॉन्च किया हुआ है, ठीक है ना। ये यूनिट्रांजैक्ट लॉन्च किया गया है, किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसमें पूछा गया है। क्यों लॉन्च किया गया है ये क्वेश्चन में ही बता दिया गया है और इसका जो आंसर होगा HSBC बैंक इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए HSBC बैंक इंडिया, ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये सारे ऑनलाइनर क्वेश्चन, इसको पढ़ो और आगे बढ़ो। जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी और जितने एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी उतनी चीज़ें आप लोगों को उस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज इंडियाज जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर द 2021 एज पर द रिसेंट UNCTAD's रिपोर्ट ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 रिलीज इन सितंबर 2021, ठीक है ना। सितंबर 2021 में जारी UNCTAD की हालिया रिपोर्ट व्यापार और विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2021 के लिए भारत की जीडीपी का विकास अनुमान क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और अभी जीडीपी से रिलेटेड एक वीडियो हम लोगों ने, एक डेडिकेटेड वीडियो हम लोगों ने जीडीपी प्रेडिक्शन से रिलेटेड बना दिया था, वो प्लेलिस्ट में है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो जाकर आप लोग उसको देख लीजिएगा और उसी में जितनी चीज़ें बताएगी उसी में एक पॉइंट ये और ऐड कर दीजिएगा, उसी सेम वीडियो में एक 51वां क्वेश्चन आप लोग ऐड कर दीजिएगा, ठीक है ना। सब कुछ ही अपडेटेड है, तो ये एक चीज़ आप लोगों को और याद करनी होगी। और ऑप्शन नंबर ए 7.2% इसका आंसर होगा, ठीक है ना। 7.2% ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। UNCTAD की जो रिपोर्ट अभी जारी की गई है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021, इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 2021 की बात हो रही है, 2021 के लिए 7.2% रहने का अनुमान है, ठीक है ना। और ये UNCTAD के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई, किस नाम से रिपोर्ट जारी की गई ये भी आप लोगों को पता रहना होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से भी मिल सकता है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन, तो उस कंडीशन में आप लोगों को आंसर लगाना होगा UNCTAD, ठीक है ना। और बात यहाँ पर UNCTAD की हो रही है, होपफुली आप लोगों को इसका फुल फॉर्म पता होगा। और UNCTAD की हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर होगा। कहाँ पर? जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर होगा, ठीक है।
और इसके अनुसार जो है 7.2% रहने का अनुमान है। और ये जो 7.2% जीडीपी रहने का अनुमान है UNCTAD के अनुसार, ये बात हो रही है 2021 की, लेकिन इसी रिपोर्ट में 2022 के लिए भी अनुमान लगाया गया है। तो क्वेश्चन में जो भी पूछा जाएगा आप लोग उस हिसाब से आंसर करिएगा। 2022 के अनुसार इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो 6.8% रहने का अनुमान है इसी रिपोर्ट के अनुसार। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर बी ये भी दिया है 6.8%। कन्फ्यूजन हो जाए, आप लोग कंफ्यूज हो जाए इस तरीके से, इसलिए ऑप्शन भी बनाए जाते हैं। तो 7.2% जो है वो 2021 के लिए है, 6.8% जो है वो 2022 के लिए। तो बेसिक डिफरेंस जो है आप लोग समझना किस नाम से रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को याद रखना है। जीडीपी रेट कितना है ये भी आप लोगों को याद रखना है। साथ ही साथ में कुछ जीडीपी प्रेडिक्शन और हम लोग यहाँ पर इसी टाइम पर लगे हाथ रिकॉर्ड पढ़ लेते हैं। OECD फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, ये नहीं बताऊँगा यहाँ पर मैं। OECD के अनुसार फिनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की जीडीपी 9.9% रहने का अनुमान है। ये भी रिसेंटली अपडेटेड है। IMF की अगर हम लोग बात करें तो IMF के अनुसार इंडिया की जीडीपी फिनेंशियल ईयर 2022 की बात हो रही है, फिनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की जीडीपी 9.5% रहने का अनुमान है। कितना? 9.5%। ये ध्यान रखना, फिनेंशियल ईयर 2022 की बात चल रही है, ठीक है ना। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2021 जो अभी हाल ही में इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, हाल ही में मतलब 2-3 महीने पहले, ठीक है ना, 3-4 महीने पहले जो इकोनॉमिक सर्वे आया था फरवरी मार्च के आसपास में, उसके अनुसार फिनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की जीडीपी जो है वो 11% रहने का अनुमान है। बढ़िया क्वेश्चन, यहाँ से भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के अनुसार फिनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की जीडीपी 11% रहने का अनुमान है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार फिनेंशियल ईयर 2022 में, मैं लिखता हो सकता हूँ, वर्ल्ड बैंक के अनुसार फिनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की जीडीपी जो है वो कितना रहने का अनुमान है? 8.3% रहने का अनुमान है, ठीक है, 8.3% रहने का अनुमान है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार फिनेंशियल ईयर 2022 में 7.9% रहने का अनुमान है। ये भी बात हो रही है फिनेंशियल ईयर 2022 की। और ICRA, ठीक है, ICRA के अनुसार फिनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की जीडीपी 8.5% रहने का अनुमान है। कितना? 8.5%। और ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद हो जानी चाहिए, सारी चीज़ें आप लोगों को डाउन कर लो, याद कर लो। पिछले वीडियोस में जो भी था जो नहीं था यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग एक पेज पर रखकर याद कर लेना, रिवाइज कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच बैंक हैज़ बीन named as World's Best Bank 2021 and World's Best Digital Bank 2021 by the Euromoney in its Global Award for Excellence 2021। यूरोमनी द्वारा अपने ग्लोबल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2021 में किस बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक 2021 और विश्व का सर्वश्रेष्ठ डिजिटल बैंक 2021 नामित किया गया है, ठीक है ना। यूरोमनी ने भी ग्लोबल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस 2021 नाम से कुछ अवार्ड की घोषणा की, ठीक है ना। ये फंक्शन था और इस फंक्शन में जो है वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक 2021 और वर्ल्ड्स बेस्ट डिजिटल बैंक 2021 के लिए अवार्ड दिए गए। और ये अवार्ड जो है वो DBS बैंक को मिला। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, DBS बैंक को ये अवार्ड मिला। DBS बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो सिंगापुर में जो है वो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज रिसेंटली अपॉइंटेड फॉर्मर SBI चेयरमैन रजनीश कुमार एज इट्स इकोनॉमिक एडवाइजर। हाल ही में किस राज्य ने SBI के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार जी को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? ये इसमें पूछा गया है और इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल CM गवर्नर आप लोग फटाफट कमेंट कर बताओगे। नेक्स्ट देखेंगे, द यूनियन कैबिनेट हैड अप्रूव्ड ए गवर्नमेंट गारंटी ऑफ अप टू हाउ मेनी रुपीज टू बैक सिक्योरिटी रिसिप्ट टू बी इश्यूड बाय द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL। इसको और किस नाम से हम लोग जानते हैं? इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं आप लोग कमेंट कर बताओगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा कितने रुपए तक के बैक टू बैक सिक्योरिटी रसीद जारी करने की सरकारी गारंटी को मंजूरी दी है? ये इसमें पूछा गया और इसका जो आंसर हो जाएगा 30,600 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 30,600 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। NARCL द्वारा अभी जो है मतलब NARCL द्वारा जारी सिक्योरिटी रिसीट के लिए 30,600 करोड़ रुपए तक की गारंटी को जो है गारंटी देने को कैबिनेट ने भी हाल ही में मंजूरी दे दी है। ये अमाउंट आप लोग याद रखना 30,600 करोड़ रुपए वाला, ठीक है ना। वित्त मंत्री ने भी 16 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हुआ था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने ये जानकारी दी कि बैड बैंक्स के लिए 30,600 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, ठीक है ना। बैड बैंक द्वारा जो भी
सिक्योरिटी रिसीट जारी किए जाएंगे उसे सरकारी गारंटी दी जाएगी। तो ये अमाउंट कुल मिलाकर आप लोग याद रखना 30,600 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच रिपोर्ट हैज रिसेंटली बीन डिसकंटिन्यूड बाय द वर्ल्ड बैंक आफ्टर फाइंडिंग डाटा इरेगुलरिटीज इन कंट्रीज रैंकिंग इन 2018 एंड 2020 रिपोर्ट्स। विश्व बैंक ने हाल ही में 2018 और 2020 की रिपोर्ट में देशों की रैंकिंग में डेटा अनियमितताओं का पता लगने के बाद किस रिपोर्ट को बंद कर दिया है। ये इसमें पूछा गया कि 2018 और 2020 के दौरान जो रिपोर्ट जारी की गई थी उस रिपोर्ट में कुछ न कुछ अनियमितता थी और वो रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती थी, तो अब उस रिपोर्ट को बंद कर दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो कौन सी वो रिपोर्ट है जिसे 2018 और 2020 में अनियमितता पाए जाने के बाद में वर्ल्ड बैंक के द्वारा बंद कर दिया गया, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ई नहीं डी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस रिपोर्ट का फर्स्ट एडिशन जो है 2003 में आया हुआ था। 2003 में इस रिपोर्ट का फर्स्ट एडिशन आया हुआ था। 2020 की रिपोर्ट से जब 2020 के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी तो उस पर्टिकुलर रिपोर्ट से सऊदी अरेबिया और यूएई को खुश नहीं थे। ठीक ना, और इस रिपोर्ट को बाद में जिसके बाद में अमेंड किया गया और अमेंड होने के बाद में सऊदी अरेबिया जो 30 रैंक की छलांग लगाकर 62वें नंबर पर आ गया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। ठीक ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में 30 स्थानों की छलांग लगाकर रिपोर्ट अमेंडमेंट होने के बाद में सऊदी अरब जो है वो 62वें नंबर पर आ गया था। ठीक है, 62वें नंबर पर आ गया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में। और 2020 की अगर हम लोग बात करें तो 2020 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक क्या थी, तो इंडिया की रैंक थी 63rd, इंडिया की रैंक थी 63rd। ठीक ना, न्यूजीलैंड ने इस रिपोर्ट को टॉप किया था, इस रिपोर्ट में टॉप किया हुआ था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में 2020 में न्यूजीलैंड ने टॉप किया हुआ था, इंडिया की रैंक 63 थी, और यूएई की रैंक, सऊदी अरेबिया की रैंक जो है वो पहले 30 स्थान इससे ज़्यादा थी, बाद में उसमें अमेंडमेंट किया गया, इस लिस्ट में कुछ इरेगुलरिटीज़ पाई गई थी जिसके बाद में ये अपडेटेड होकर ये जो है 62वें नंबर पर ये आ गई थी। ठीक है, और कुल मिलाकर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी बंद कर दी गई है। वर्ल्ड बैंक की यहाँ पर बात हुई है तो वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है ना, और इंडिया के कंट्री डायरेक्टर अगर हम लोग बात करें, कंट्री डायरेक्टर ऑफ इंडिया, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर इन इंडिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो जुनैद अहमद जी जो है इंडिया में कंट्री डायरेक्टर हो जाएंगे। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो डेविड आर मालपास ये जो हैं इसके वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडर विच थीम द नेक्स्ट एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF विल बी हेल्ड एट दावोस क्लस्टर्स इन स्विट्जरलैंड ड्यूरिंग जनवरी 17 to 21, 2022। 17 जनवरी से लेकर 21 जनवरी 2022 के दौरान स्विट्जरलैंड के दावोस क्लस्टर्स में विश्व आर्थिक मंच की अगली वार्षिक बैठक किस विषय के तहत आयोजित की जाएगी। ठीक ना, बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। ठीक ना, जैसे कि अगली मीटिंग कब होगी, कहाँ होगी। ठीक ना, अगली मीटिंग कब होगी, जनवरी 17 से लेकर जनवरी 21 जनवरी तक 2022 में, यानी कि 17 से लेकर 21 जनवरी 2022 के बीच में ये मीटिंग होगी, ये बैठक होगी। कहाँ पर होगी, तो ये वेन्यू भी दे दिया गया है यहाँ पर, स्विट्जरलैंड के दावोस क्लस्टर्स में ये मीटिंग होगी। ठीक है ना, अब इससे पूछा ये गया है कि इसकी थीम क्या होगी, तो कुछ चीज़ें क्वेश्चन में बताई गई हैं और कुछ चीज़ें पूछी गई हैं। तो इसकी जो थीम पूछी गई है, इसकी थीम क्या हो जाएगी, तो इसकी थीम हो जाएगी वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई इसकी थीम हो जाएगी, वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। और ये थीम जो है आप लोगों से पूछी गई है, उसका आंसर आप लोगों ने दिया, थीम का आंसर आप लोगों को ऑलरेडी बताया जा चुका है। 2021 में जो एनुअल मीटिंग्स होने वाली थी वो कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से स्थगित कर दी गई थी, इसीलिए अब ये मीटिंग जो है 2022 में 17 जनवरी से लेकर 21 जनवरी के बीच में होगी। ठीक है, और इसकी थीम आप लोगों को बता दी गई। यहाँ पर बात हुई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वह कोलोगनी स्विट्जरलैंड में होगा। कहाँ पर है, मैं लिख दे रहा हूँ, कोलोगनी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर ई, वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। विच बैंक हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद IISc बेंगलुरु टू सेटअप एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग सेंटर्स एट द IISc कैंपस। हाल ही में किस बैंक ने IISc परिसर में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सेंटर स्थापित करने के लिए IISc बेंगलुरु के साथ सहयोग किया हुआ, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक, वन लाइनर क्वेश्चन है, पढ़ना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर होगा। उदय कोटक इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। नेक्स्ट, विच बैंक है साइंड ए को लैंडिंग एग्रीमेंट विद IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स एंड सिक्योर्ड MSME लोन्स। किफ़ायती आवास ऋण और सुरक्षित MSME ऋण प्रदान करने के लिए किस बैंक ने IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड के साथ में सह उधार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ये इसमें पूछा गया है। पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। IIFL HFL ने PNB पंजाब नेशनल बैंक से पहले ICICI बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ में भी को लेंडिंग एग्रीमेंट किया हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक इसका आंसर होगा। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। SS मल्लिकार्जुन राव, ये इसके MD और CEO हो जाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में मैंने बता दिया, बाकी इन सभी बैंकों के बारे में सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हिच बैंक हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज इन राजभाषा कीर्ति पुरस्कार फॉर द 4th consecutive टाइम्स। किस बैंक ने लगातार चौथी बार राजभाषा कीर्ति पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार जीता हुआ है, प्रथम स्थान प्राप्त किया हुआ है? तो इसका भी आंसर पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पंजाब नेशनल बैंक, इसका भी आंसर हो जाएगा, ठीक ना। हिंदी दिवस के अवसर पर होम मिनिस्टर गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव अवार्ड से संस्थाओं को सम्मानित किया हुआ है। और साथ ही साथ में राजभाषा भारती बुकलेट का 160th राजभाषा बुकलेट का 160th वर्जन, 160th एडिशन जो है वो इशू किया गया है। और PNB लगातार चौथी बार राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त किया, सम्मानित नहीं किया गया, फर्स्ट प्राइज मिला। पंजाब नेशनल बैंक को लगातार चौथी बार राजभाषा कीर्ति पुरस्कार में फर्स्ट प्राइज मिला हुआ है, ठीक ना। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को भी 5 अवार्ड मिले हुए हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक को भी राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेकिन राजभाषा कीर्ति पुरस्कार में पंजाब नेशनल बैंक ने टॉप किया हुआ है, लगातार चौथी बार इसे फर्स्ट प्राइज मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच पेमेंट बैंक हैज रिसेंटली अपॉइंटेड पंकज त्रिपाठी एज इट्स फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर। किस भुगतान बैंक ने हाल ही में पंकज त्रिपाठी को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया हुआ है? फिनो पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है। फिनो पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। फिकर नॉट नाम से एक कैंपेन चलाएगी फिनो पेमेंट बैंक, और इस कैंपेन का फेस जो है इस कैंपेन का फेस जो उसे भी पंकज त्रिपाठी का ही बनाया गया। पंकज त्रिपाठी के चेहरे को आगे कर ही ये फिकर नॉट कैंपेन भी चलाई जाएगी। और इन्हें जो है अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है फिनो पेमेंट बैंक ने भी हाल ही में। फिनो पेमेंट बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर नवी मुंबई में हो जाएगा। कहाँ पर? नवी मुंबई में, मैं लिख दे रहा हूँ, नवी मुंबई में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो कदर आपके मेहनत की, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऋषि गुप्ता, ठीक है, ऋषि गुप्ता जो है वो इसके MD और CEO हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए न्यू मोबाइल ऐप नेम्ड प्रगति परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर हैज़ रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एक्सक्लूसिव परफॉर्मेंस एनालिसिस बाय द डेवलपमेंट ऑफिसर। विकास अधिकारियों द्वारा विशेष प्रदर्शन विश्लेषण के लिए हाल ही में किस संगठन द्वारा प्रगति प्रदर्शन समीक्षा अनुप्रयोग विकास एवं प्रवृत्ति संकेतक नामक एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? कुल मिलाकर इसमें ये पूछा गया है कि प्रगति नामक एक नया मोबाइल ऐप जो है वो किसके कौन सी संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस प्रगति का फुल फॉर्म क्या है, ये ब्रैकेट में लिखा गया है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। किसके द्वारा प्रगति को लॉन्च किया गया? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। LIC के द्वारा प्रगति लॉन्च किया गया है। ऐप का नाम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, बस ये याद रखो, इससे ज़्यादा और कुछ इसमें पूछे जाने की संभावना नहीं है। प्रगति का फुल फॉर्म याद रखो, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा इसमें। और LIC ने जब प्रगति लॉन्च किया हुआ था तो उसी के साथ साथ में LIC ने जीवन साक्ष्य नाम से एक AI बेस्ड ऐप भी लॉन्च किया हुआ था। किस नाम से, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग सुनो। प्रगति लॉन्च करने के दौरान LIC ने जीवन साक्ष्य नाम से एक AI बेस्ड ऐप भी लॉन्च किया गया है LIC के द्वारा। MR कुमार जो है वो LIC के चेयरपर्सन हैं। 1956 में LIC की स्टेब्लिशमेंट हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा।
अगला देखेंगे, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ ₹5 lakhs ऑन विच बैंक ओवर द वायोलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द डायरेक्शंस इश्यूड बाय द आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी दिशा निर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन पर किस बैंक पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, ठीक है ना। कितने का जुर्माना लगाया गया है? 5 लाख रुपए पर। आरबीआई के द्वारा लगाया गया, किसके द्वारा लगाया गया है? आरबीआई के द्वारा। क्यों लगाया गया है? ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब कौन सी बैंक पर लगाया गया है, वैसे ये इसमें पूछा गया है। तो कप्पन कोऑपरेटिव टाउन बैंक, ऑप्शन नंबर बी, कप्पम कोऑपरेटिव टाउन बैंक। किसी भी तरीके से आप कप्पम किसी भी तरीके से आप लोग इसको प्रोनाउंशिएट कर सकते हो, कोऑपरेटिव टाउन बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो कप्पम कोऑपरेटिव टाउन बैंक है ये कहाँ पर बेस्ड है, ठीक है ना। तो ये चित्तूर आंध्रा बेस्ड बैंक है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, चित्तूर आंध्र प्रदेश बेस्ड ये बैंक है, आंध्र प्रदेश की ये बैंक है और इसी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना आरबीआई के द्वारा लगाया गया, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस वीडियो का। विच बैंक हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू पार्टनर विद पेटीएम फॉर द लॉन्चिंग ऑफ ए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स पावर्ड बाई वीज़ा। हाल ही में किस बैंक ने वीज़ा द्वारा संचालित को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ में साझेदारी करने की घोषणा की? ये इसमें पूछा गया, सीधे वन लाइनर क्वेश्चन है। एचडीएफसी बैंक इसका आंसर लगा और इससे ज़्यादा और इसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे। आज हम लोगों ने 21 सितंबर तक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया। कल 25 तारीख है, कल हम लोगों को एग्ज़ाम है। काफ़ी 1 साल से हम लोग इस एग्ज़ाम के लिए मेहनत कर रहे थे, तो कल फाइनली वो दिन आ गया है। तो आप लोग इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। वैसे इससे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस कम है, लेकिन आप लोग एक बार देख ही लीजिएगा, क्या पता चीज़ें पूछ ली जाएँ। तो ऐसा कहीं ना हो कि हम लोगों ने इतना सब कुछ पढ़ाया और कहीं कुछ छूट जाए, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इस वीडियो को आज कंप्लीट कर आप लोगों के लिए लाया है और आप लोग इसको देखिए और कल अच्छे से आप लोग पेपर दीजिए। जितना कुछ भी पढ़ाया गया है सब कुछ रिवाइज कर बिना किसी टेंशन के, कोई भी टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी है। अपनी स्ट्रेटजी में कोई भी चेंजेस नहीं लाना। जिस तरीके से आप लोग मॉक टेस्ट देते थे सेम उसी तरीके से वहाँ पर एग्जाम भी आप लोगों को देना है। कुछ भी नई स्ट्रेटजी वहाँ पर नहीं अडॉप्ट करनी, बिना किसी प्रेशर के आप लोग कल एग्जाम दीजिए। और कल एग्जाम देने के बाद में आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे वो आप मुझको शेयर कर सकते हैं, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स को मदद की जा सके। और आने वाले दिनों में हमको अपना कंटेंट और कैसे इंप्रूव करना है ये सारी चीज़ें वहीं से हमको पता लगेंगी। तो आप लोग एग्ज़ाम देकर आइए, एग्ज़ाम देने के बाद में क्वेश्चंस को आप लोग हमसे शेयर करिए। चलिए, ऑल द बेस्ट।